हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। और आज का अपना पहला टॉपिक है ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ग्राफिकल और जियोमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, ओके। चलिए, इसमें हम लोग तीन लॉ पढ़ेंगे बेटा। इसमें हम लोग तीन लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। थर्ड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड में आपके तीनों लॉ पढ़ेंगे। पहला है ट्रायंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, थर्ड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो नोट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। फर्स्ट है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर हैं। ये है वेक्टर ए और ये गिवन है आपको वेक्टर बी। और ये एंगल जो है यहाँ से थीटा एंगल पे है। ओके, हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है बाय ट्रायंगल लॉ। तो सबसे पहले आइए समझते हैं। यदि हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड किया तो जो रिजल्टेंट आता है, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं वेक्टर आर से। आर फॉर रिजल्टेंट। आर फॉर रिजल्टेंट। आर फॉर बेटा रिजल्टेंट। ओके, और ये इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो कर लेंगे। ओके, तो आइए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं पहले ट्रायंगल लॉ का। इफ two vectors are यहां से लिखते हैं, देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर represented by in magnitude and direction, represented by two sides of a triangle, two sides of a triangle in magnitude and direction, in magnitude and direction taken in same order, taken in same order, then the resultant is
given by third side of the triangle in magnitude and direction taken in opposite order. ओके, तो ये ट्रायंगल का स्टेटमेंट है। आइए इसको हम फिगर से आपको समझाते हैं। राइट, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, आपको पता होगा ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो हम 2 वेक्टर को ट्रायंगल के 2 साइड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम ऑर्डर। जैसे ये वेक्टर इस तरफ आ रहा है, नेक्स्ट इस तरफ, ये इनका ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा। ये ट्रायंगल का थर्ड साइड है, लिखा है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो अगर डायरेक्शन ऐसे कर देंगे तो सेम ऑर्डर में हो जाएगा, तो हमें एरो की डायरेक्शन ऐसे करनी पड़ेगी बेटा। ओके, और मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। और जो एंगल है अल्फा, ठीक है, रिजल्टेंट का एंगल है वो है अल्फा, किससे, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो आप नोट कर लीजिए। आइए इस पे एक एग्जांपल करते हैं। चलिए, लिखिए एग्जांपल। ए गर्ल मूव्स 3 मीटर towards east, then she takes 90-degree left turn and moves 4 meter towards north. Find the displacement of the girl. ओके, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड भी शो करना पड़ेगा और डायरेक्शन भी शो करना पड़ेगा। ओके, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, फिजिक्स में एक 3, 4, 5 कॉम्बिनेशन का ट्रायंगल होता है, आप जानते हो। यदि ये बेस 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये कितना होगा, 5। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो एंगल होता है बेटा, ये आपका तो 90 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। 3 के सामने कितना एंगल बनता है, 37 डिग्री। कितना डिग्री, 37 डिग्री। ओके, 4 के सामने कितना एंगल बनेगा आपका, 53 डिग्री। ओके, तो यहां से आप साइन कॉस की वैल्यू लिख सकते हैं। अगर मैं लिखना चाहूं साइन 37, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है आपका 5, तो साइन 37 कितना हो गया, 3/5। कॉस 37 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा, 4/5। साइन 53
साइन 53 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 4/5 cos 53 cos 53 आपका होगा। देखिए इस केस में ये बेस हो जाएगा और आपका वो हाइपोटेनस तो 5 है तो कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन में आप बोलेंगे सर कि 3 मीटर तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले स्केल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले स्केल ले लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो आपका 3 मीटर है, ठीक है। ईस्ट की डायरेक्शन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है कितना है 3 मीटर है, तो 3 मीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही आपका 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कीजिए और उसकी डायरेक्शन को किधर दिखाएंगे, ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है गर्ल्स। तो ये 1 मीटर हो गया आपका। फिर 90 डिग्री लेफ्ट, तो ऊपर की तरफ जाएगी। कितना मीटर गई है 4 मीटर। कितने मीटर गई है 4 मीटर, सॉरी ये आपके ईस्ट की डायरेक्शन में 3 मीटर है ना, तो 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और 3 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में। 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेने के बाद ये नॉर्थ की डायरेक्शन में गई, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका 4 मीटर। तो आप इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे स्केल से, तो कितना आएगा 5 ही आएगा, राइट। 90 डिग्री एंगल बना लेंगे आप लोग, प्रोटेक्टर से अराउंडर से दोनों से बना सकते हैं। अब देखिए ये इसकी डायरेक्शन थी, इसकी डायरेक्शन, तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो अपोजिट ऑर्डर में होता है और इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 5 मीटर। तो आप कह सकते हो कि सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो आ गया 5 मीटर। कितना आ गया 5 मीटर। अब हमें इसके डायरेक्शन को भी शो करना है, राइट। किसको शो करना है बेटा, इसकी डायरेक्शन को। तो ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए ये रिजल्टेंट है आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और जानते हो कि ये डायरेक्शन ईस्ट, ये वेस्ट, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, राइट। आपका रिजल्टेंट इस तरह से था, ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो ये देखिए 3 के सामने एंगल कितना बनेगा, अभी बताया मैंने 3 के सामने 37 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये आपका हो गया 37 डिग्री। कितना डिग्री 37। तो यदि ये वाला एंगल आपका 37 है, ठीक है, ये एंगल आपका 37 डिग्री है, तो इसके सामने ये भी कितना होगा 37 डिग्री होगा, ठीक है। और यदि ये एंगल फाइंड करना चाहते हो तो ये टोटल एंगल 90 में से 37 माइनस हो गया, कितना आएगा 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो आप इसका आंसर लिखना चाहो तो आप डायरेक्शन 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला रिजल्टेंट क्या लिखोगे, बोलोगे सर मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर लेकिन डायरेक्शन है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री देखिए नॉर्थ से ईस्ट की तरफ गया है, तो 37 डिग्री ईस्ट किससे ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। या कोई बोलना चाहता है सर मैं एंगल 53 लिखना चाहता हूं, तो कोई बात नहीं, लिख ले बेटा। आपका रिजल्टेंट हो जाएगा 5 मीटर और ये 53 डिग्री। 53 डिग्री ईस्ट से किधर गए हो, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके समझ आया, चलो भाई नोट कर लो। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, ओके। मान लीजिए आपका ये वेक्टर है वेक्टर ए और ये वेक्टर है आपका वेक्टर बी। ये एंगल आपका क्या है थीटा है। एंगल क्या है बेटा थीटा है। तो पैरेललोग्राम लॉ से हमें वेक्टर को क्या करना है ऐड करना है, राइट। तो एक काम करते हैं,
सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट लिख के फिर मैं आपको फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ। लिखिए स्टेटमेंट। इफ टू वेक्टर्स आर represented by two sides of a triangle, sorry, two adjacent side of a parallelogram, two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ज्वाइंट टेल टू टेल। दोनों वेक्टर कैसे जुड़े होने चाहिए? टेल टू टेल, उनके टेल जो है आपस में जुड़े होने चाहिए। ज्वाइंट टेल टू टेल। Then the resultant is given by diagonal of the parallelogram in magnitude and direction starting from common intersection of point of टू वेक्टर्स, ठीक है। चलिए आइए आपको इसको फिगर से मैं समझाता हूं। देखिए सबसे पहले आप पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड लीजिए। कैसे साइड? दो एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब एक साथ लगे हुए हो। तो हमने मान लिया ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर पी है। तो इस पैरेललोग्राम को पहले कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इसके डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन कहां से स्टार्ट होगा? इन दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जहां ये टेल से टेल जुड़े हो, ना कि यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट नहीं करना, हमें स्टार्ट करना है यहां से। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की, इसकी डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की, और इसकी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगा? इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो इनके बीच का टोटल एंगल जो है वो थीटा है, और ये मान लीजिए रिजल्टेंट का एंगल अल्फा है। तो आपका जो रिजल्टेंट है वेक्टर आर वो किससे रिप्रेजेंट होगा? लेंथ ऑफ डायगोनल, ओके। एंड आपका जो एंगल है रिजल्टेंट का वो क्या है? रिजल्टेंट का एंगल है आपका अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, ओके। तो बेटा ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ, मैंने आपको फिगर से समझाया। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, ओके। एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये लॉ। चलिए बेटा, चलिए लिखिए क्वेश्चन। वेक्टर ए हैज ए
वेक्टर ए हैज ए मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट्स, पॉइंट्स ड्यू साउथ, ठीक है ना, पॉइंट्स ड्यू साउथ वेस्ट है, पॉइंट्स ड्यू वेस्ट, 10 यूनिट्स comma points due west, and vector B has same magnitude, vector B has same magnitude, vector B has same magnitude, points due south, points due south. Okay, find the magnitude and direction, find the magnitude and direction, find the magnitude and direction, find the magnitude and direction of फर्स्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सेकेंड है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर कि हमें स्केल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? स्केल, क्योंकि एक ऐसा मेथड है आपका ज्योमेट्रिकल मेथड है। तो स्केल मान लीजिए 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट को, तो 10 सेंटीमीटर आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 यूनिट्स को। बेटा किसको? 10 यूनिट्स को। सबसे पहले ए पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ए पार्ट ए प्लस बी कर रहे हैं। देखिए वेक्टर ए जो है आपका मैग्नीट्यूड तो 10 यूनिट है, तो 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका 10 यूनिट्स को। वेस्ट की डायरेक्शन है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 10 यूनिट्स ही है, लेकिन किस डायरेक्शन में है? वो साउथ डायरेक्शन में। बेटा किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में है। ये भी आपका 10 यूनिट्स है। ओके, तो हम सबसे पहले इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट कर लिया तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। और कहां से स्टार्ट होगा? इनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से, जहां पे ये टेल से टेल जुड़े हों। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपको रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आप स्केल से इसकी लेंथ को मेजर कर लोगे, वही आपका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। राइट ना? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। यदि ये 10 यूनिट्स है तो ये भी कितना होगा? 10 यूनिट्स। और यदि आप हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपके पास हाइपोटेनस रिजल्टेंट है स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। यदि आपने कभी अपनी लाइफ में कभी जीवन में 10 का स्क्वायर फाइंड किया होगा तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100। तो बेटा 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 200। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 200। राइट, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 200, ठीक है। या 10 इसमें से बाहर कर लोगे तो 10 रूट 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। यदि आपने जीवन में अपनी कभी स्क्वायर रूट फाइंड किया होगा तो ये कितना आ जाएगा? 10 रूट 2 फाइंड कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि रिजल्टेंट है यहां से एंगल अल्फा बना रहा है। क्या बना रहा है? अल्फा। तो इस ट्रायंगल को ऐसे बाहर बना लीजिए। ये आपका वेक्टर आर है, ये अल्फा है, ये 10 है, ये 10 है। तो किसी ट्रायंगल में क्या आप tan थीटा का फार्मूला जानते हो? क्या आप सभी लोग tan थीटा का फार्मूला जानते हैं? तो बेटा आप जानते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10/10 कितना हो गया? 1। tan अल्फा इज इक्वल टू 1, राइट। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 45 डिग्री। कितनी आ गई? 45 डिग्री। अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है?
जो 45 डिग्री एंगल बनाता है तो वो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा? ये आपकी डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। ठीक है, तो फाइनली आप आंसर क्या लिखोगे? 10√2 45 डिग्री साउथ वेस्ट, 45 डिग्री साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। ओके, नोट कर लीजिए, आसान था। चलिए अब इसका बी पार्ट करते हैं। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या बेटा? एक वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। अच्छा, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन तो क्या है आपकी? वेस्ट की डायरेक्शन है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 10 है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है, राइट। और वेक्टर बी आपका किधर था? साउथ की डायरेक्शन में था, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना था? 10। अब यहाँ पे माइनस वेक्टर है, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी वेक्टर का आपको नेगेटिव वेक्टर लिखना हो तो उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दो। इसको पकड़ के उल्टा कर दो, इसको पकड़ के ऐसे कर दो बेटा। ठीक है, तो ऐसे कर दिया तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई? माइनस ऑफ वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 10 यूनिट ही रहेगा बेटा। ठीक है ना, 10 यूनिट। अब रिजल्टेंट जो होगा इसका, अब यदि इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट होगा जहां पे ये टेल से टेल जुड़े हों दोनों वेक्टर, उसके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा बेटा। तो देखिए ये आपका 10 है तो ये भी 10 हो गया, ये तो 10 है ये, तो क्या रिजल्टेंट? ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन रहा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ही लिया था। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना था बेटा? 10√2। कितना आया था? 10√2। कितना आया था? 10√2। ठीक है, ये 10 और 10, तो हाइपोटेनस फाइंड कर लोगे। चलिए अब एंगल की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये वेक्टर बी से रिजल्टेंट अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल, राइट। तो इस ट्रायंगल को आप बाहर बना लीजिए ऐसे, यहाँ पे अल्फा, ये आपका 10 है, ये 10 है, राइट। तो क्या इस ट्रायंगल में आप tan थीटा अप्लाई कर सकते हो? बोलो कि सर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 10 हो गया, 10/10। अगेन वही आ गया, tan अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। लेकिन ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? 45 डिग्री। तो आप बोलोगे सर इस तरफ होता है नॉर्थ, ये वेस्ट, तो ये आपकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। कैसी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन हो गई। आई होप आप लोगों को क्लियर आया हो गया होगा। तो बेटा आप इसका फाइनली आंसर लिखोगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 10√2, 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन बेटा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। चलिए सभी लोग इसको छाप लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ, इसका दूसरा नाम है बेटा हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड। इसका यूज हम दो या दो से अधिक वेक्टर जब हो तो उसको ऐड करने के लिए इसका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर add 2 or more vector, 2 or more vector, ओके, 2 और more vector, दो या दो से अधिक वेक्टर को ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए आपके पास ऐसे वेक्टर ए है,
राइट, और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, और ये आपका वेक्टर डी है। इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे ऐड करते हैं। हमने सबसे पहले बनाया वेक्टर ए, ठीक है। एंगल आपको गिवन होगा, वहां से आप बना लेंगे, ठीक है। मान लीजिए वेक्टर बी बना लिया आपने इस डायरेक्शन में, फिर बना लिया आपने वेक्टर सी, ये बना दिया आपने वेक्टर डी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले की टेल को आखिरी की हेड से जोड़ दो, बस पहले की टेल को आखिरी की हेड से जोड़ दो, वही आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ध्यान रखना है, पहले की टेल को आखिरी की हेड से जोड़ दोगे तो आपका वो रिजल्टेंट जो है रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ये तो हम ड्रॉ कर लेंगे अपना स्केल से, प्रोट्रैक्टर से, और इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए। तो बेटा यहाँ पे आपका ट्रायंगल लॉ, सॉरी ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है यहाँ पे टॉपिक फिनिश होता है। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं लिखवा देता हूँ, वेक्टर एडिशन से रिलेटेड है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट है वेक्टर एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन क्या फॉलो करता है बेटा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आप जानते हो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। हाँ, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है तो हमको उसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। आइए इसको समझते हैं फिगर से। ये मान लीजिए आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ठीक है। तो हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा आपका इस तरह से होगा, डायगोनल से, और स्टार्ट कहाँ से करेगा, उनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से, राइट। देखिए ये नीचे वाला ट्रायंगल आप ड्रॉ कीजिए, नीचे वाला ट्रायंगल जो है, ये नीचे वाला मतलब ये वाला ट्रायंगल का पार्ट है, तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया। बोलोगे सर ये तो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये आपका रिजल्टेंट आर है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी तो सेम ऑर्डर में है, लेकिन रिजल्टेंट क्या है, अपोजिट ऑर्डर में। तो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, और हम यहाँ से बड़े आराम से कर सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट। इस डायगोनल के ऊपर वाले ट्रायंगल को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो हमने ड्रॉ किया, तो ये आपका हो गया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये वेक्टर बी है, तो ये भी वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। तो आपका ये हो गया वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर ए। तो आपका ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट। देखो वेक्टर बी और वेक्टर ए सेम ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट ये भी ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, और यहाँ से आप रिजल्टेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, आपका रिजल्टेंट है, ठीक है ना। क्लियर है। तो कम्यूटेटिव लॉ को वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेक्टर एडिशन फॉलो एसोसिएटिव लॉ। इससे एसोसिएटिव लॉ बेटा क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, ठीक है। चलिए आइए देखिए, मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है,
ये आपका वेक्टर सी है और ये आपका रिजल्टेंट है, ठीक है ना। ये आपका क्या बेटा, रिजल्टेंट है। चलिए तो देखिए, यदि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट जो है हम ए प्लस बी कह सकते हैं, और इसको अपोजिट ऑर्डर में हमने भी शो कर लिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो ए प्लस बी हो गया, ठीक है। यदि आप ऊपर वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये ए प्लस बी और ये सी, ठीक है, ए प्लस बी और ये सी। तो मैं ऊपर वाला ट्रायंगल ऐसे बना देता हूं आपको समझने के लिए। ये आपका है ए प्लस बी और ये सी, और ये आपका रिजल्टेंट है, राइट। तो यहां से हम रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ओके। चलिए, यदि आप कहते हैं सर ये बी और सी सेम ऑर्डर में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा हम इस तरीके से शो कर सकते हैं बी प्लस सी से, किससे, बी प्लस सी से, ओके। अब इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं यहाँ बार बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। ये वेक्टर आर है, ठीक है, और ये जो आपने ड्रॉ किया है ये है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और ये जो नीचे वाला था ये क्या था आपका, वेक्टर ए, ओके। तो देखिए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी प्लस सी, तो इसका जो रिजल्टेंट है अपोजिट ऑर्डर में है। आप बोलो कि सर वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखिए, दोनों केस में रिजल्टेंट इक्वल है और ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे टॉपिक फिनिश होता है ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड, जिसमें आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा एंड पॉलीगन लॉ पढ़ा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए, मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये एंगल यहां से थीटा बना रहा है, हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं कि ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा बेटा। कितना है, थीटा है। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा आपका, देखिए, यदि इस तरह से आप बनाते हो तो ये भी आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर बी को, और ये वाला साइड किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए को। तो हम इसको यहां पे लिख लेते हैं वेक्टर बी, वेक्टर बी, राइट। यदि आपने इस लाइन को आगे बढ़ाया, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया आपने इस लाइन को, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया आपने, तो देखिए ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल से। कैसे, करेस्पॉन्डिंग एंगल से। और यदि आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, ठीक है, इस लाइन को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है इतना। और हमने बोल दिया कि ये पॉइंट आपका M है, ये पॉइंट आपका N है, और ये पॉइंट आपका क्या है, P है, ठीक है ना, MNP। इन दोनों पॉइंट को बोल दीजिए O और S बोल देते हैं। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल को पहले हम सेपरेट बना लेते हैं, ताकि आपको समझ आए कि इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है। देखिएगा, ये एंगल थीटा है और ये आपका बी है,
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, बी वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। और ये आपका है एम है, क्या आपका है एन है, क्या है एम एन, और ये क्या है बेटा पी है। अच्छा, क्या इस ट्रायंगल में यदि आप साइन थीटा अप्लाई करते हो, क्या अप्लाई करते हो बेटा साइन थीटा, तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर है यहाँ पे एम एन, आपका हाइपोटेनस है बेटा बी, तो बी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी साइन थीटा। इतना मैथमेटिक्स तो आपने पढ़ रखा होगा 10th में, ठीक है, इतना ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपको आता ही होगा। एम एन की वैल्यू क्या होगी बी साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल में आप cos थीटा अप्लाई कीजिए, cos थीटा, cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस, बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है बी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Pn की वैल्यू आ जाएगी बी cos थीटा बेटा, क्या आ जाएगी बी cos थीटा। ठीक है, सबको समझ आ गया। अब देखिए हमें इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेना है, ठीक है, ये आपका जो डायगोनल होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट को, ठीक है, आपने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा है अभी। तो देखिए इस हम बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं ओ एम एन, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ओ एम एन, ये आपका हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर, राइट, ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। देखिए ओ एम आपका क्या है आर है, तो आर स्क्वायर, आपका एम एन क्या है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ एन। अब देखिए यहाँ पे ओ एन, ये लेंथ है ए, ये आपने फाइंड कर लिया बी कॉस थीटा, तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पी एन जो है इतनी लेंथ है बी कॉस थीटा और ये आपका टोटल ए है, तो यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितना हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है, ओ एन की वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आर स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक तरफ कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यदि बी स्क्वायर को एक साथ करते हैं कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे क्या है प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है बेटा, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या आर इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बेटा ये रहा आपका रिजल्टेंट का फार्मूला। यदि दो वेक्टर आपको गिवन हो उनके बीच का एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट का फार्मूला हम क्या यूज करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होंगी तो इनको हम ऐसे ऐड करेंगे, डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे जैसा स्केलर एडिशन होता है, राइट ना, तो याद रखिएगा फार्मूला। चलिए इस रिजल्टेंट का एंगल मान लेते हैं अल्फा, तो इसी बड़े वाले ट्रायंगल में देखिएगा हम अप्लाई करते हैं tan अल्फा। क्या अप्लाई करते हैं बेटा tan अल्फा, tan अल्फा, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका है mn और बेस क्या है आपका on, ठीक है। तो mn की वैल्यू कितनी होगी, mn की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड कर रखा है b साइन थीटा, क्या है b साइन थीटा, और on कितना है a प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा है आपने on की वैल्यू है a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो बेटा आपका ये हो गया एंगल, तो एंगल आपको लिखना होगा तो लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा,
ए प्लस बी कॉस थीटा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। तो यहां पे थीटा की वैल्यू 0 रखिए, तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 2ab इंटू 1 2ab। अब बोलोगे सर ये तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तो आपका रिजल्टेंट आ गया ए प्लस बी। तो ये रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। बेटा क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, सेकेंड स्पेशल केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री रखेंगे हम लोग। तो r इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। बेटा कितनी होती है? -1। तो r इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि कॉस 180 माइनस होता है। अब देखिए ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो r इज इक्वल टू आ गया रूट में a माइनस बी होल स्क्वायर। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू a माइनस बी आ गया। तो ये जो रिजल्टेंट है आपका मिनिमम रिजल्टेंट है। क्या है बेटा? ये आपका रिजल्टेंट है मिनिमम, r मिनिमम इज इक्वल टू a माइनस बी। तो यदि आप रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को, तो उसकी वैल्यू जो है a प्लस बी के इक्वल या उससे कम होनी चाहिए, और a माइनस बी से ज़्यादा या उससे उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये रिजल्टेंट है, ठीक है। ये रिलेशन कहाँ से आया? इन दोनों से, इससे और इससे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज लेस देन इक्वल टू a प्लस बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस बी। लास्ट एंड थर्ड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस फार्मूले में थीटा की जगह क्या रखेंगे? 90। चलिए देखते हैं रख के। r इज इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो ये 0 हो गया पूरा टर्म, तो आपका r आ गया अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिजल्टेंट इस केस में क्या आएगा बेटा? रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एंगल फाइंड कर लेते हैं हम लोग। चलिए एंगल फाइंड करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा, इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, तो tan अल्फा, इसको मैं इरेज कर दूं। तो अल्फा इज इक्वल टू है आपका tan इनवर्स b साइन 90 अपॉन a प्लस b कॉस 90। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये हो गया b कॉस 90 कितना होता है? 0, a प्लस 0। तो फाइनली आ गया अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स
बी बाई ए, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए, टेन इनवर्स बी बाई ए बेटा। ठीक है, तो ये थे आपके स्पेशल केस, नोट कर लीजिए। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन लिखिए बेटा, टू फोर्सेस each of magnitude x, each of magnitude 10 Newton, x at a point as shown in figure. As shown in figure, find the resultant. Find the resultant. ये आपका फिगर गिवन है, दो वेक्टर हैं, ये 10 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, इनके बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है बेटा? 60 डिग्री। और आपका ऑप्शन दिया है 10√3, 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है 10√3, 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट 10√2, 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। 10√2, 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, विथ द हॉरिजॉन्टल। ओके, चलिए बेटा नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, दो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। तो आपको पता है कि वेक्टर को ऐड करने के लिए हम डायरेक्ट 10 + 10 20 करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हमें फार्मूला क्या अप्लाई करना पड़ेगा? r इज इक्वल टू अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। पहले फार्मूला लिख लीजिए, अब वैल्यूज रखते हैं। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, तो 10², दूसरे का भी मैग्नीट्यूड 10 ही है तो 10² प्लस 2 इंटू 10 इंटू उनके बीच का एंगल कितना है? बोलोगे सर 60 डिग्री, तो cos 60। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू 10, 20 इंटू 10 कितना हो गया? 200। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 100 आ गया। तो रूट में आ गया 100 प्लस 100 प्लस 100, कितना आ गया? 300, या 3 इंटू 100 कर दीजिए, तो 100 का रूट हो जाएगा 10 और ये √3। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया 10√3। आपके पास ऑप्शन में 10√3 देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपको ये पता चल गया कि ए और बी में से कोई एक सही है, सी और डी ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, रॉन्ग है। चलिए अब एंगल का फार्मूला लगाते हैं। एंगल अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो बी और ए की वैल्यू तो सेम ही है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो बी साइन थीटा उनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री अपॉन 10 प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, 10 cos 60। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 इनवर्स आपके पास आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2, √3/2, 10 प्लस 10 इंटू 1/2, cos 60 1/2, 2 5 जा 10 हो गया। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारे ये देखिए यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, ये 2 5 जा 10। तो फाइनली आपके पास आ गया 10 इनवर्स 5√3 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 कितना हो गया? यहाँ पे 15 आ गया,
5 3 जा 15, देखिए 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, ठीक है। इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी आप लोगों को। तो √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा √3, तो tan इनवर्स 1/√3। अब बताओ tan के किस एंगल का मान 1/√3 होता है, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। तो अल्फा आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है ऑप्शन में। तो आपका ये है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, विद द हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, चलिए आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। बेटा एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। टू फोर्सेस, देखिए क्वेश्चन, टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio 3:5, give a resultant of 28 Newton. Give a resultant of 28 Newton if the angle between vector या angle of their inclination is 60 degree. Find the magnitude of each force. आपके पास ऑप्शन है 12 न्यूटन, 24 न्यूटन, 18 न्यूटन, 36 न्यूटन, 12 न्यूटन, 20 न्यूटन, 60 न्यूटन, 20 न्यूटन। आपके पास ये ऑप्शन है बेटा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू फोर्सेस, फोर्स एंड वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5। तो मान लेते हैं कि एक फोर्स है आपका 3x और दूसरा फोर्स कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा बेटा, ठीक है। उनका रिजल्टेंट 28 न्यूटन दिया है और उनके बीच का एंगल भी दिया है 60 डिग्री। तो आप बोलेंगे सर फार्मूला लगा दो, r इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आइए इसमें वैल्यू रखते हैं। रिजल्टेंट आपका गिवन है, कितना है 28। a की वैल्यू कितनी है, कोई एक मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, ठीक है। तो ये 3x का स्क्वायर, दूसरा क्या है 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो रूट में आपका आ जाएगा, ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, ठीक है। 2 3 जा 6, 5 जा कितना हो गया 30x इंटू x स्क्वायर, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 15। तो 28 इज इक्वल टू हो गया रूट में 25 प्लस 9 कितना हो गया 34x स्क्वायर, और ये आपका कितना है 15x स्क्वायर। तो 28 इज इक्वल टू 34 प्लस 15 कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 7x, 7 से अब क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7 4 जा 28। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 7 आ गया। आपसे क्या पूछा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, x की वैल्यू 7 आ गई, तो F1 की जगह यहाँ पे रख दीजिए। कहीं कुछ रॉन्ग तो नहीं है। थ्री रेशियो 5 है ना।
2:5 था क्या? 25 4 29 29 15 7 7 7 28। ठीक है ठीक है, ऑप्शन शायद यहाँ पे हमने रॉन्ग दिए हैं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो F1 है एक फोर्स है 3x, तो 3 × 7 कितना आ जाएगा? 21 न्यूटन। आपका F2 आ जाएगा 5 × x, तो 5 × 7 कितना आ जाएगा? 35 न्यूटन। बेटा कितना आ जाएगा? 35 न्यूटन। 35 न्यूटन, ठीक है। एक बार हम चेक करते हैं वापस से, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 2 फोर्सेस हो गए टू 3/5, 3/5 3x 5x हो गया, राइट है। 3x 5 हो गया। गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। प्लस 2 × a × b, 3 2 जा 6 कर दिया 30x² × 1/2 15 हो गया। 15 + 9 कितना हो गया? 24 + 20 49x²। 49 बाहर आया तो ये हो गया 7x हो गया 28x 4 जा 7 4 जा, सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिखा ना, सॉरी। ये डिवाइड किया तो 4 आया ना, ये तो मैं बोल रहा हूँ। डिवाइड किया तो 4 आया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। अब यहाँ पे बेटा आप रखेंगे वैल्यू 4, यहाँ पे भी रखेंगे 4, तो हमारा 4 3 जा क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, और 4 5 जा क्या आ जाएगा बेटा 20। तो आपका फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आ गया 12 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और भी स्टूडेंट को हमारे चैनल से जुड़िए, ताकि वो फिजिक्स के लिए हर एक टॉपिक कॉन्सेप्ट जो है पूरा इस चैनल पे दिखाया जाएगा, और उनको फिजिक्स के लिए कहीं और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।